नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल राजस्थान अतीत की एक झलक में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपने राजस्थान की एक बेहतरीन और अनूठी प्रेम कहानी। ये प्रेम कहानी है दोस्तों मोमल और महेंद्र की कहानी। ये मोमल जो राजकुमारी थी, इसका संबंध आपके लोदरवा जैसलमेर क्षेत्र से रहा है। लोदरवा जो भाटियों की कभी राजधानी रही और इसी भाटी वंश की एक राजकुमारी मोमल की ये कहानी है। इस कहानी के नायक की यदि मैं आपसे बात करूं, इस कहानी का नायक है सिंध क्षेत्र की एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी अमरकोट, और उसी अमरकोट का एक राजकुमार था महेंद्र। इसी महेंद्र और मोमल की कभी ये प्रेम कहानी अपने राजस्थान में इस पश्चिमी क्षेत्र के धोरों में कभी यहीं परवान चढ़ी, और कालांतर में इसी महेंद्र और मोमल की कहानी अपने रेगिस्तान में अमर हो गई। आज भी पश्चिमी रेगिस्तान में, पश्चिमी क्षेत्र में महेंद्र और मोमल की इस प्रेम कहानी को बड़े ही चाव से गाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में गाए जाने वाले लोकगीत हों, चाहे वहाँ के ख्याल हों, इन ख्यालों में और वहाँ के लोकगीतों में आज भी हमें इनकी प्रेम कहानी की झलक दिखाई देती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने राजस्थान की ये बेहतरीन और अनूठी प्रेम कहानी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने राजस्थान की इस प्रेम कहानी की। बात है, एक रियासत हुआ करती थी लोदरवा, जहाँ कभी भाटी राजाओं ने राज किया, और इसी भाटी राजवंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मोमल। इसी मोमल के पिता ने इसी लोदरवा के किनारे एक नदी बहा करती थी, काक नदी, और इसी काक नदी के किनारे कभी मोमल के पिता ने अपनी इस बेटी के लिए एक 2 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया, महल का निर्माण करवाया, ताकि ये मोमल अपनी दासियों के साथ इसका वहाँ मनोरंजन हो सके, ये अपनी सहेलियों के साथ वहाँ खेल सके। इसके लिए कभी इसी मोमल के पिता ने अपनी इस बेटी के लिए काक नदी के किनारे एक 2 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया। वहाँ एक अच्छे से हरे भरे बाग को विकसित करवाया, और बड़ा ही एक सुंदर सा क्षेत्र इस मोमल के लिए बनवाया गया, जिसे मोमल की मेड़ी के नाम से जाना जाता है। मोमल की मेड़ी इसे कहा जाता था। बात करें अमरकोट, इस कहानी के नायक की यदि हम बात करें, इस कहानी का नायक जो आपके सिंध क्षेत्र के अमरकोट नाम की एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी, और इसी छोटी सी रियासत में कभी राज्य किया, यहाँ पर सोडा राजपूतों के द्वारा राज किया गया। सोडा जाति की यदि मैं आपसे बात करूँ, सोडा राजपूतों की, तो ये वही सोडा राजपूत हैं जिन्होंने कभी अपने भारत पर होने वाले पश्चिमी आक्रमणों को, चाहे वो अरब आक्रांताओं के द्वारा किए गए हों, चाहे वो यूनान के द्वारा किए गए हों, जब भी कभी इस दिशा से अपने भारत की ओर आक्रमण होता था, तो सबसे पहले यदि किसी जाति का सामना उन अरब आक्रांताओं से होता था, तो वो अपनी जाति थी सोडा जाति, जो इसी अमरकोट में राज किया करती थी। और जब ये अपने भारत में प्रवेश करते थे, तो भारत में प्रवेश करने से पहले इनका सामना होता था इन सोडा राजपूतों के द्वारा। तो बड़ी ही वीर और साहसी ये राजपूतों की शाखा रही है, सोडा राजपूत। और इसी सोडा राजपूतों की शाखा में जन्म हुआ एक राजकुमार का, जिसे महेंद्र के नाम से जाना जाता था। तो आइए बात करते हैं, अपनी इस प्रेम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि इसी महेंद्र की बहन का विवाह अमरकोट से दूर गुजरात रियासत के एक जागीरदार के साथ हुआ था। इस जागीरदार का नाम था हमीर जडेजा। बड़ी धूमधाम से अमरकोट से विवाह किया गया महेंद्र की बहन का, और बड़ी धूमधाम से गुजरात लेकर आए हमीर अपनी पत्नी को। कहते हैं कि एक बार जब हमीर की पत्नी कभी अपने मायके में जब उसका जाना हुआ अमरकोट, काफ़ी दिन हो गए थे मायके में, अचानक से एक दिन याद आया हमीर को कि क्यों ना आज अपनी पत्नी को मैं अपने ससुराल से लेकर वापस आऊं। तैयार हुआ काफिला। हमीर ने अपने सरदारों सैनिकों को इकट्ठा किया, क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी थी और ये यात्रा उसे पूरे रेगिस्तान से होकर पूरी करनी होती थी। इस वजह से अपने साथ अपने काफिले को लिया, अपने सैनिक सरदारों को साथ लिया, ऊँटों को तैयार किया गया और हमीर रवाना हो जाते हैं
अपनी पत्नी को ससुराल से लाने के लिए। काफ़ी लंबी यात्रा करने के पश्चात हमीर अपने ससुराल अमरकोट पहुंचते हैं। बात करें महेंद्र और हमीर की उम्र की तो दोनों ही हम उम्र हुआ करते थे, दोनों के बीच बड़े दोस्ताना संबंध हुआ करते थे। जैसे ही अपने जीजाजी हमीर को देखा महेंद्र ने तो बड़ा खुश हुआ और काफ़ी दिनों तक दोनों एक साथ शिकार करने जाते, अच्छे से खाते पीते, चौपड़ खेलते और बड़े आनंद पूर्वक दोनों जीजा साले बड़ी मस्ती के साथ यहाँ अपने दिन बिताते हैं। कब एक दिन से 2 दिन 20 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला और आखिरकार हमीर को याद आया कि अब उसे अपनी रियासत में वापस लौटना होगा। तब हमीर ने अपने ससुर से जाने के लिए विदा ली और हमीर की पत्नी की पालकी को तैयार किया गया। जाने से पहले हमीर ने अपने साले महेंद्र से कहा कि क्यों ना वो भी कुछ दिनों के लिए उसकी रियासत में घूम आए, लेकिन महेंद्र ने काम होने का बहाना देकर यह कहकर मना कर दिया कि वो अभी नहीं आ सकता, लेकिन वो अपने जीजाजी और अपनी दीदी को छोड़ने के लिए कुछ दूरी तक अवश्य अपनी यात्रा करेगा और इन्हें उनकी सीमाओं तक जरूर छोड़कर आएगा। इस प्रकार से अपने सास ससुर से विदा लेकर हमीर जडेजा अपनी पत्नी की पालकी को लेकर रवाना हुए। दोस्तों, जब उस समय यात्राएं हुआ करती थी, उन यात्राओं के दौरान रेगिस्तान में चूँकि काफ़ी समय लगता था यात्राओं में, तो जगह जगह पर डेरे डालने होते थे क्योंकि साथ में पैदल सैनिक भी हुआ करते थे और एक दिन में ये यात्रा करना संभव नहीं होता था, काफ़ी दिनों की यात्राएं हुआ करती थी। इसलिए जब अमरकोट से रवाना हुए हमीर और महेंद्र, तब इनको लोदरवा पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और यहीं रात्रि में डेरा डाला महेंद्र और हमीर ने। कहते हैं कि रात्रि को बड़ा विश्राम किया और जैसे ही जीजा साले दोनों सुबह उठे और उठकर जैसे ही थोड़ी दूर घूमने के लिए निकले, तब उन्होंने देखा कि एक झाड़ी में से एक हिरण निकल कर आता है। दोनों ने एक दूसरे को तरफ देखा, जीजा साले ने, और दोनों ने ये तय किया क्यों ना आज इस हिरण का शिकार कर लिया जाए। तो दोनों ने अपने अस्त्रों शस्त्रों को उठाया, अपनी तलवार भालों को उठाया और दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं उस हिरण का शिकार करने के लिए। काफ़ी दूरी तक पीछा करते रहे दोनों हिरण का, लेकिन वो हिरण को पकड़ नहीं पा रहे थे। आज हिरण को भी ऐसा लगा जैसे मानो आज उसका काल आ गया हो, क्योंकि ये 2 राजकुमार आज उसके हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। दोस्तों, हिरण काफ़ी दूर तक दोनों को छकाता रहा, इधर उधर दौड़ता रहा और उनके वार से बचता रहा, लेकिन आज उसे लग रहा था कि आज वो बच नहीं पाएगा। इसलिए उसी लोदरवा के निकट जो नदी बहा करती थी, काग नदी, जैसे ही वो हिरण उस काग नदी के समीप पहुंचा, आखिरकार उस हिरण ने अपनी जान को बचाने के लिए अपने आप को उस नदी के अंदर गिरा लिया ताकि वो उन दोनों से अपना पीछा छुड़ा सके। दोनों राजकुमारों ने देखा कि हिरण अपनी जान बचाने के लिए उस काग नदी में कूद गया है। ऐसी स्थिति में दोनों ने सोचा कि शायद भगवान भी नहीं चाहते कि हम इस हिरण का शिकार करें। तब उन दोनों ने उस हिरण के शिकार के विचार को त्यागा। दोनों काफ़ी दूरी तय कर चुके थे शिकार करने के लिए, इसलिए दोनों ने तय किया कि अब वो यहीं पर बैठकर थोड़ी देर आराम करेंगे और इसी काक नदी में पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाएंगे, क्योंकि ये जो काक नदी इस क्षेत्र में बहा करती थी, ये उस क्षेत्र की एकमात्र मीठी नदी हुआ करती थी। और जैसे ही दोनों ने पानी पिया, जैसे मानो पानी पीते ही उनकी सारी थकान दूर हो गई हो। दोनों वहाँ उस नदी के किनारे बैठे बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और एक सुंदर सी महक का एहसास हुआ महेंद्र और हमीर को। दोनों ने ये सोचा कि इतनी सुंदर महक कहाँ से आ रही है, इतनी सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है, क्योंकि चारों तरफ रेगिस्तान वाला क्षेत्र था। इस वजह से दोनों दूर दृष्टि डालते हैं काक नदी की दूसरी ओर, और उन्होंने जब दूर दृष्टि डालकर देखा तब उन्होंने पाया कि सामने एक छोटा सा हरा भरा क्षेत्र उन्हें दिखाई दे रहा था और वहाँ पर 2 मंजिली इमारत उन्हें दिखाई दी। तब उन्हें थोड़ी देर के लिए तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इस बियावान रेगिस्तान में इतनी सुंदर इमारत और इतना सुंदर हरा भरा ये क्षेत्र कहाँ से आ गया। और दोनों के मन में ये इच्छा जाग उठी
कि वो इस बाग तक जरूर जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर इस रेगिस्तान में इतना सुंदर बाग किसने बना दिया। तो इस प्रकार से महेंद्र और हमीर दोनों उस काक नदी को पार करके रवाना हो जाते हैं उस बाग की ओर, जहाँ से वो खुशबू उन्हें अपने आप उस ओर खींचे हुए लेकर जा रही थी। दोनों बाग के निकट पहुँचते हैं, जीजा और साले। वहाँ उस मेड़ी में, 2 मंजिला इमारत में मोमल अपनी मेड़ी में बैठी हुई थी। जैसे ही अचानक उसकी नज़र पड़ी कि 2 राजकुमार जो वेशभूषा से बिल्कुल राजकुमार लग रहे थे, उसी की बाग की ओर, उसी की मेड़ी की ओर चले आ रहे हैं, तब मोमल ने अपनी दासियों को बुलाया और दासियों से कहा कि मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि 2 राजकुमार अपने इस बाग की ओर चले आ रहे हैं, तो आप जाइए नीचे और ये पता लगाइए कि ये राजकुमार जैसे दिखने वाले युवक कौन हैं, क्या वो रास्ता भटक गए हैं, और अगर रास्ता भटक गए हों तो आप उनको जलपान करवाइएगा, उनको खाना वगैरह खिलाइएगा, उनकी आवभगत कीजिएगा और उन्हें उनका रास्ता दिखाने में सहायता करनी है। इस प्रकार से दासियां अपनी उस राजकुमारी का आदेश लेकर नीचे पहुंचती हैं। इधर महेंद्र और हमीर दोनों उस मोमल की मेड़ी के निकट पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि इतना हरा भरा बाग इस रेगिस्तान में, जहां लगभग हर प्रकार के पौधे और बिल्कुल हरा भरा क्षेत्र, जहां से चंदन की, केसर की, कस्तूरी की खुशबू से वो पूरा क्षेत्र महक रहा था। इन सबको देखकर बड़े आश्चर्यचकित थे वो दोनों। तभी वहां अचानक दासी आती है और दासी आकर परिचय पूछती है दोनों राजकुमारों से। दोनों राजकुमारों ने अपना परिचय दिया। अमीर ने कहा कि मैं गुजरात का राजकुमार हूँ और ये मेरे साले हैं अमरकोट के। हम यहीं शिकार करते करते इधर आ गए थे और थोड़ा सा हम रास्ता भटक गए हैं। दूर आपके इस क्षेत्र को देखा तो आपके इस क्षेत्र को जानने के लिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो कृपया आप हमें बताइए कि इस बियावान रेगिस्तान में इतना सुंदर हरा भरा क्षेत्र इसके द्वारा बनाया गया है, कौन है इसका मालिक? तब उस दासी ने जवाब दिया कि ये पूरा क्षेत्र हमारी राजकुमारी मोमल का है। तब अचानक महेंद्र ने, सहसा महेंद्र के मुंह से निकल पड़ा कि ये मोमल कौन है। तब उस दासी ने बड़े आश्चर्यचकित होते हुए जवाब दिया और कहा कि आप मोमल को नहीं जानते, जिसके चर्चे पूरे हमारे मांड क्षेत्र में हैं। न जाने कितने राजकुमार हमारी राजकुमारी को विवाह करने के उद्देश्य से देखने आए, लेकिन अभी तक हमारी राजकुमारी को कोई राजकुमार अभी तक पसंद नहीं आया है। इतनी सुंदर हमारी राजकुमारी है, इसके चर्चे, इसकी सुंदरता के चर्चे पूरे मांड क्षेत्र में फैले हुए हैं और आप कह रहे हो कि मोमल कौन है? क्या आप मोमल को नहीं जानते? तब महेंद्र ने उत्सुकतावश ये पूछ लिया उस दासी से कि हमें बताइए कि आपकी राजकुमारी कितनी सुंदर है, क्या आपकी राजकुमारी का विवाह हो गया है? ये सारी बातें वो उत्सुकतावश पूछ बैठा दासी से, और दासी ने अपनी राजकुमारी की सुंदरता का जो वर्णन किया, तब अचानक ही, सहसा ही महेंद्र के मन में उस मोमल राजकुमारी को देखने की जिज्ञासा जाग उठी। वर्णन किया दोस्तों दासी ने और कहा कि जब हमारी राजकुमारी शीशे के सामने जाती है तो शीशा टूट जाता है। जब हमारी राजकुमारी बाग में टहलने के लिए बाहर निकलती है तो चांद भी शर्मा कर बादलों की ओट ले लेता है। जब हमारी राजकुमारी नहाती है तो क्विंटल दूध से नहलाया जाता है हमारी राजकुमारी को, और जिस पर चंदन का लेप किया जाता है। ये जो आप 2 मंजिला इमारत देख रहे हैं हमारी, इस इमारत को भी कस्तूरी और अन्य जो महत्वपूर्ण उस समय ये पौधे हुआ करते थे, उनके रस से पेंट बनाकर इस पूरी इमारत को बनाया गया है। इसी वजह से हमारी ये पूरा ये जो क्षेत्र है इतना महकता रहता है। कपूर, कस्तूरी, सब का प्रयोग इसमें किया गया है। तब ये सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं महेंद्र के मन में जिज्ञासा और उत्पन्न हो जाती है कि वो कुछ भी हो जाए, अब इस राजकुमारी से मिले वगैरह वो नहीं जाएगा। तभी अचानक मेड़ी से, जो ऊपर मोमल की मेड़ी बनी हुई थी, वहाँ मेड़ी से संदेश आता है। एक दासी आती है। तब तक अमीर और महेंद्र को अच्छे से जलपान करवाया जा चुका था, खाना वगैरह खिलवाया जा चुका था, और अचानक ही संदेश आता है
कि दोनों राजकुमारों में से एक राजकुमार को राजकुमारी ने अपनी मैडी में बुलाया है। दोनों जीजा सालों ने दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और शायद यही सोच रहे थे कि दोनों में से पहले कौन जाएगा। तब यहाँ पर महेंद्र ने अपने जीजा जी से कहा कि जीजा जी पहले आप चले जाइए और मैं बाद में राजकुमारी से मिल लूँगा। हमीर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको तो लगा कि ये राजकुमारी उसी की होने वाली है। बड़ी उत्सुकतावश हमीर मिलने के लिए निकले और उत्सुकता में अपने सारे अस्त्रों को, शस्त्रों को, अपने बख्तर को वहीं छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको लगता था कि आज वो राजकुमारी से मिल रहे हैं तो इन शस्त्रों की क्या आवश्यकता है। हमीर बड़ी खुशी खुशी उस दासी के साथ हो लिए। मेड़ी में ऊपर जाने के लिए चढ़ने से पहले वो दासी वहाँ से चली जाती है और महेंद्र को हाथ से इशारा कर कर बता जाती है कि आपको इस रास्ते से उस मेड़ी की ओर जाना है। क्योंकि जैसे ही हमीर मेड़ी में जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़े, वहाँ सीढ़ियों पर काफ़ी अंधेरा था और अचानक जैसे ही 2-4 कदम उन्होंने आगे बढ़ाए, तभी अचानक एक चेहरा उनके सामने उस अंधेरे में नजर आया। वो चेहरा एक शेर का था और जैसे ही शेर के उस चेहरे को देखा हमीर बहुत डर जाते हैं। शायद उनके पास उस समय अस्त्र शस्त्र होते तो शायद वो उसका प्रयोग कर सकते थे, लेकिन राजकुमारी से मिलने की उत्सुकता में वो अपने अस्त्रों शस्त्रों को वहीं छोड़ आए थे। हमीर को अचानक ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये राजकुमारी नहीं हो, ये कोई जादू टोना जानने वाली, काला जादू करने वाली कोई चुड़ैल हो, कोई डाकिन हो। तब हमीर को अंदेशा हुआ कि कुछ ना हो, ये राजकुमारी मुझे मार डालना चाहती है, वरना कौन मिलने के बहाने से ऐसे शेर को बिठाकर रखता है। और हमीर यही सोच लिए हुए वापस उन सीढ़ियों से उस राजकुमारी से मिले बगैर ही वापस लौट आते हैं। आकर सारा हालचाल महेंद्र को सुनाया और ये कहा कि ये राजकुमारी नहीं, ये कोई डायन है जो मुझे मार डालना चाहती है, ये कोई काला जादू करने वाली महिला है। वरना इस बियावान रेगिस्तान में इतना हरा भरा क्षेत्र होना ये कैसे संभव है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन महेंद्र जो ये ठान चुका था कि नहीं, वो आज इस राजकुमारी से मिले बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं है। तब अचानक फिर वापस दासी आती है और महेंद्र की ओर इशारा करके बोलती है कि आपको हमारी राजकुमारी ने मेडी के ऊपर बुलाया है। तब महेंद्र चूंकि पहले से अलर्ट हो चुका था, इसलिए वो अपने बख्तर को पहनता है, अपनी तलवार, अपना भाला दोनों हाथ में साथ में लेकर वो उस दासी के पीछे पीछे उस मेडी पर जाने के लिए रवाना हो जाता है। महेंद्र जैसे ही आगे पहुंचा, दासी वापस वहां से चली जाती है और जैसे ही महेंद्र सीढ़ियों की ओर चढ़ने लगा और अचानक देखता है कि शेर उसके सामने था। उसने अपने भाले से वार किया और उस शेर की गर्दन पर ऐसा वार किया कि उस शेर की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है। और जैसे ही गर्दन धड़ से अलग हुई, वैसे ही मैंने देखा कि उस शेर के अंदर तो घास फूस भरा हुआ था। आगे फिर वो बढ़ा और उसको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लगा था कि हो सकता है कि मोमल मेरी परीक्षा ले रही हो। आगे बढ़ता है तो आगे वो देखता है, जैसे ही मेडी का बरामदा आता है, उस बरामदे में उसने देखा कि रास्ते में पानी भरा हुआ था। उसको लगा कि शायद मुझे इस पानी से तैर कर जाना होगा, लेकिन जाने से पहले उसने अपने भाले से उस स्थान को, पानी की गहराई नापने के लिए अपने भाले को नीचे टिकाया। तब उसने पाया कि यहाँ पानी वानी कुछ नहीं था, वो एक कांच था। और अब महेंद्र समझ चुका था कि अब उसे कोई डर नहीं है, कि राजकुमारी हो ना हो, उसकी परीक्षा ही ले रही थी। इस प्रकार से महेंद्र सारी बाधाओं को पार करता हुआ आखिरकार मोमल के कक्ष में पहुंच जाता है। और जैसे ही महेंद्र मोमल के कक्ष में पहुंचा, मानो ठगा सा रह गया हो, जैसे काली रात में कोई ऐसी बिजली कड़क गई हो। जब पहली बार महेंद्र ने मोमल को देखा, और महेंद्र भी कम सुंदर नहीं था, भले ही पहले ही उसकी अमरकोट में 7 विवाह हो चुके थे, 7 रानियों का राजकुमार वो था, लेकिन अभी भी वो एक युवा, गठीले बदन वाला और बड़ा ही सुंदर नवयुवक था।
जैसे ही मूमल ने महेंद्र को देखा और महेंद्र ने मूमल को देखा, दोनों घंटों तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। दोनों भूल जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे से क्या बातें करनी है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेने के पश्चात आखिरकार सुबह हो जाती है और कब पूरी रात निकल गई ये पता ही नहीं लगा। आगे कहते हैं कि हमीर को उधर चिंता हो रही थी, जो उसके जीजाजी थे उनको लगा कि शायद हो सकता हो कि मेरे साले महेंद्र को उस चुड़ैल, उस राजकुमारी ने मार दिया हो, क्योंकि वो तो मुझे भी मारना चाहती थी। ऐसे में उसने नीचे खड़े हुए एक नाई से कहा कि आप जाइए और जाकर ये संदेशा पहुंचाइए कि राजकुमार से कहिएगा कि अब तो दोनों ने एक दूसरे के समाचार ले लिए होंगे, अब तो वो उसके साथ आ जाए और उसे अब वापस जाना था। नाई ने संदेशा पहुंचाया। महेंद्र को मूमल से आज्ञा लेनी पड़ी जाने के लिए, और जाते जाते महेंद्र ने मूमल से कहा कि वो आता रहेगा उससे मिलने के लिए। एक बार नहीं, वो 1000 बार उससे मिलने के लिए आएगा। लेकिन मूमल को ये विश्वास नहीं था, क्योंकि मूमल अब जान चुकी थी कि महेंद्र के 7 पत्नियां पहले से ही हैं। और उसने महेंद्र से कहा कि आप जब यहाँ से लौट जाओगे तो आप हमें भूल जाओगे और आप शायद ही आपका इस बार इतनी दूर मुझसे मिलने आना हो। लेकिन महेंद्र ने कहा कि नहीं, वो वादा करता है कि वो उससे मिलने जरूर आएगा। तब मूमल ने जाते जाते वादा ले लिया कि आप मुझसे रोजाना मिलने आया करेंगे। तब इतना आकर्षित हो चुका था महेंद्र मूमल की ओर कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो क्या वादा करने जा रहा था, और उसने ये वादा कर लिया कि वो रोजाना ही मूमल से मिलने लोदरवा पहुंचेगा। और मूमल ने ये कहा कि जिस दिन भी वो नहीं आएंगे उस दिन समझ लेना कि मूमल उस दिन अपने प्राण त्याग देगी। तो ये सारी बातें होने के पश्चात आखिरकार महेंद्र उस मूमल के कक्ष से बाहर निकला, और बाहर निकलकर सीधा बिल्कुल ऐसे निकला जैसे मानो उसे और कुछ दिखाई ना दे रहा हो। वो जिस दास और जिस दासी को देखता उसे उन सब में मूमल ही नजर आया करती थी। वो पहुंचा, सीधे अपने जीजाजी हमीद के पास पहुंचता है, और उन्हें तो अपनी जीजाजी में भी वही मूमल नजर आने लगी, और वो मूमल मूमल करता हुआ बाहर निकलता है। हमीर को लगा जैसे ही उसने अपने साले महेंद्र को देखा और वो जो मूमल मूमल कर रहा था, अब उसके जीजा को ये लगने लगा कि मेरा साला शायद पागल हो गया है। तब उसने अपनी पत्नी से तुरंत कहा, वो उसे अपने डेरे पर ले जाते हैं, जहाँ वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारा भाई तो पागल हो गया है, अब हमें भी अपनी रियासत की ओर चलना चाहिए। तब महेंद्र की बहन ने हमीर के 2-5 सरदारों से कहा कि आप लोग अब इन्हें वापस अमरकोट छोड़ने जाइएगा, क्योंकि ये इस समय अपनी सुध-बुध खो बैठा है। हो सकता है कि ये अपनी रियासत में सही सलामत ना पहुँचे। तब 4-5 सरदारों को साथ कर दिया महेंद्र की बहन ने अपने भाई महेंद्र के साथ, और उस दिन सही सलामत पहुँचा दिए गए महेंद्र अपनी रियासत में। वहाँ जब अमरकोट पहुँचा महेंद्र, तब वहाँ पर भी मन नहीं लगा महेंद्र का, और अभी भी उसके मन और मस्तिष्क में मूमल का वो चेहरा अभी भी छाया हुआ था। एक दिन निकला, रोज की भांति महेंद्र अपने पिता के साथ दरबार में व्यस्त रहा। दिन भर के सारे दरबार के कार्यों को किया, और जैसे ही शाम होने लगी तब अचानक उसे फिर मूमल का ख्याल आया, और उसे याद आया कि कभी उसने वादा किया था कि वो रोजाना मूमल से मिलने लोदरवा पहुंचेगा। और अब चिंता सताने लगी महेंद्र को कि वो किस प्रकार से उस मूमल से मिलने लोदरवा पहुंचे, यही चिंता उसे खाई जा रही थी। आखिरकार महेंद्र ने ये निर्णय किया कि कुछ भी हो वो किसी ऐसे जानवर की तलाश करेगा जो उसे अमरकोट से रातों रात लोदरवा पहुंचा दे, और सुबह होने से पहले उसे वापस अमरकोट लाकर छोड़ दे। लेकिन अमरकोट से लोदरवा की जो दूरी थी वो काफ़ी मीलों दूर, लगभग 80-100 मील की दूरी हुआ करती थी लोदरवा से अमरकोट की। और ये चिंता बड़ी थी महेंद्र को कि एक ऐसा जानवर उसे मिल जाए जो उसे रातों रात एक पहर में उसे लोदरवा पहुंचा दे,
एक पहर वो अपनी मुम्मल से मिल ले और एक पहर में उसे वो वापस सुबह होते होते अपनी रियासत अमरकोट में पहुंचा दे, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। तब वो अपने ऊँटों के टोले में जाता है, जहां रामू राय का नाम का एक रेवारी था, जो उनकी रियासत के उन ऊँटों को पाला करता था। वहां जाकर मैंने रामू से पूछा कि कोई ऐसा ऊँट अपने टोले में है जो मुझे रातों रात लोदरवा पहुंचा दे और सुबह होने तक मुझे वापस अमरकोट लाकर छोड़ दे। तब रामू रायका ने कहा कि ऊँट तो है, उस ऊँट का नाम है चिकल, जो आपको ये सहायता प्रदान कर सकता है। तब उसने पूछा कि क्या वास्तव में ये ऊँट कैसा है, कैसा दौड़ता है? कि अजी पूछो मत आप, दौड़ता तो ऐसा है कि पेट का पानी तक नहीं हिलने देता, इतने अच्छे से वो दौड़ता है, इतनी सफाई से दौड़ता है। यदि आप घी का कटोरा लेकर उस ऊँट पर बैठ जाएं तो ऊँट क्या मजाल की कोई घी की एक बूंद भी नीचे गिर जाए। तब ऐसी स्थिति में बड़ा खुश हुआ महेंद्र और शाम होते होते अपने ऊँट को तैयार करता है और खुद भी बड़ा सज धज कर संवर कर रवाना हो जाता है अमरकोट से लोदरवा आने के लिए। एक पहर का वक्त बीत गया, इतनी तेजी से वो चिकल ऊँट चला कि एक पहर में ही उसे लोदरवा पहुंचा दिया। उधर मुम्मल बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी महेंद्र का, और जैसे ही दोनों मिले, दोनों बड़े प्रसन्न हुए। लोदरवा में ही एक श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर है, जहां बैठकर दोनों घंटे बातों किया करते थे। यही श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर मुम्मल और महेंद्र का मिलन स्थल कहलाता है। दोनों एक पहर तक दोनों जी भर तक बातें करते और उसके पश्चात तीसरे पहर होते होते महेंद्र वापस उस ऊँट पर बैठकर रवाना हो जाता और सुबह होते होते वापस अपनी रियासत अमरकोट पहुंच जाया करता था। और जैसे ही अमरकोट पहुंचता, सुबह के लगभग 4 बजे, वहां अपनी 7 रानियों में से जो सबसे छोटी रानी थी, उस रानी के पास जाकर महेंद्र चुपचाप जाकर सो जाता, न किसी से बात करना, न किसी से कुछ बोलता, और दिन भर वहीं सोता रहता। और अगले दिन वापस अपने दरबार में जाकर शाम को वापस मुम्मल से मिलने के लिए लोदरवा की ओर रवाना हो जाता। 1 दिन, 2 दिन, 20 दिन, 30 दिन, ऐसे होते होते लगभग 7 महीने हो गए। और 7 महीनों तक महेंद्र इसी प्रकार से लगातार अमरकोट से लोदरवा उस चिकल नामक ऊँट पर बैठकर रोजाना मुम्मल से मिलने लगा। अब इधर अमरकोट में जो महेंद्र की रानियां थी, 7 रानियां, उन 7 रानियों को चिंता हुई। एक रानी को छोड़ दें, क्योंकि एक रानी के पास तो महेंद्र आकर सो जाता था 4 बजे, इसलिए थोड़ा सा चेहरा कुछ पल के लिए वो छोटी रानी उस महेंद्र को देख लिया करती थी। बाकी की 6 रानियों को तो अपने महेंद्र को देखे 7 महीने हो गए थे, इसलिए उन 6 रानियों ने एक दूसरे से बातचीत की कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि महेंद्र आजकल हमारे पास नहीं आते हैं। सबने एक दूसरे से पूछा कि क्या तुम्हारे पास आए हैं, क्या तुम्हारे पास आए हैं, लेकिन सबने मना कर दिया कि नहीं, 7 महीने से वो किसी के पास भी नहीं आए थे। तब उन 6 रानियों ने ये तय किया कि चलो छोटी रानी से भी पूछ लिया जाए। तब सारी मिलकर छोटी रानी के पास जाती हैं। छोटी रानी ने कहा कि नहीं, वो तो हमारे पास भी नहीं आते हैं। तब उन 6 रानियों ने दबाव डाला छोटी रानी पर कि क्यों झूठ बोलती हो, अगर आपके पास भी नहीं आते तो कम से हमारी तरह आप चिंतित दिखाई देती, हमें तो लगता है कि वो जरूर आपके पास आते हैं। तब छोटी रानी ने अपनी उन बड़ी रानियों के पैरों में पड़कर ये कहा कि वो सौगंध खाती हैं कि वो जो महेंद्र है वो उसके पास नहीं आता है, बस आते हैं तो सुबह 4 बजे आते हैं और आकर चुपचाप सो जाते हैं। न कभी इन 7 महीनों में उन्होंने मुझसे बात की और ना किसी प्रकार का कोई बातचीत हमारे बीच हुई है, या कोई कुछ बात वो मुझसे करते हों, मुझे कुछ बताते हों कि वो कहाँ जाते हैं, कुछ भी बात हमारे बीच में नहीं हुई है। इस प्रकार से छोटी रानी ने सारी बात बड़ी रानियों को बताई। तब सारी रानियों ने मिलकर ये तय किया, उन्हें ये लग गया था कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, और इस गड़बड़ को दूर करने के लिए उन्होंने शिकायत करने का निर्णय लिया
वो सातों की सातों रानियां पहुंच जाती हैं अपनी सास के पास, जाकर सारी बात बताई कि किस प्रकार से उनका बेटा रात भर गायब रहता है और 7 महीने से किसी रानी ने उनको देखा तक नहीं है। आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसे वो कहाँ जाते हैं। तब महेंद्र की माँ भी बड़ी चिंतित होती है कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। सब ने मिलकर ये तय किया कि वो अब इस बात को महेंद्र के पिता तक पहुंचाएंगे। सब ने मिलकर ये निर्णय किया और पहुंच जाते हैं महेंद्र के पिता के पास। महेंद्र के पिता के पास पहुंचे, जो बड़े चालाक थे, बड़े चतुर थे, विशलदेव सोडा। और सारी बात सुनने के पश्चात उन्होंने कहा कि कौन सी रानी के पास महेंद्र रात को आकर वापस सो जाता है सुबह होते होते। छोटी रानी आगे बढ़कर कहती है कि वो मेरे कक्ष में आते हैं सुबह 4 बजे। तब ससुर ने कहा कि क्या तुमने कोई ऐसी बात नोटिस की है, कोई विशेष बात जब महेंद्र आता है। तब छोटी रानी ने कहा कि जब वो आते हैं तो मैंने कई बार देखा है कि उनके शरीर से पानी टपकता रहता है। शायद वो पसीने से भीग कर आते हैं या कहीं गीले होकर आते हैं, लेकिन उनके शरीर से, उनके सिर से पानी टपकता रहता है। तब ससुर ने बहू से कहा कि आज जब महेंद्र वापस लौटे तब एक पानी के पात्र में आप उस पानी को इकट्ठा कर लेना और मेरे पास ले आए। छोटी रानी ने अगले दिन वही किया और उस पानी को इकट्ठा करती है जो महेंद्र के शरीर से टपक रहा था। अगले दिन वो अपने ससुर के पास उस पानी के उस पात्र को लेकर पहुंची। उस महेंद्र के पिता ने उस पानी को देखा, देखकर उस पानी के कलर को देखा और थोड़ा सा उस पानी को अपने मुंह से चखा। वो पानी जब उन्होंने चखा तो वो पानी बड़ा मीठा था, क्योंकि इस क्षेत्र में कहीं पर भी कोई मीठे पानी की नदी नहीं थी। इसलिए वो चालाक महेंद्र के पिता समझ जाते हैं कि ये तो काक नदी का पानी है। और उन्होंने इस मूमल के बारे में सुन रखा था। उन्होंने ये सुन रखा था कि लोदरवा की एक राजकुमारी मूमल है जो बड़ी सुंदर है, और वो तुरंत समझ गए कि हो ना हो महेंद्र रोजाना काक नदी पार करके उस मूमल से मिलने जाता है। उन्होंने सारी बात अपनी रानियों को बताई और कहा कि यदि समय रहते तुमने उस महेंद्र पर काबू नहीं किया तो मुझे अफसोस है कि तुम्हारा पति तुम्हारे उस दायरे से बाहर निकल जाएगा। सातों रानियों को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने निर्णय किया कि वो अब महेंद्र को लोदरवा जाने से रोकेंगे। उनको पता लग गया था कि वो किसी राजकुमारी से मिलने जाता है। तब उन्होंने उस दिन महेंद्र को जाते हुए देखा कि पहले तो ये पता लगाया जाए कि वो किससे जाता है। उस दिन उन्होंने देखा कि वो एक ऊँट पर बैठ कर निकल जाया करता था। अगले दिन उन्होंने ये निर्णय किया कि वो इस ऊँट को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ना रहेगा ऊँट और ना जाएगा महेंद्र मूमल से मिलने के लिए। अगले दिन वो ऊँट के उस टोले में पहुंची, वहाँ उस रामू रायका को बुलाया। जाते ही पूछा कि वो चिकल ऊँट कहाँ है जिस पर बैठकर महेंद्र रोजाना उस राजकुमारी से मिलने जाता है। तब रामू रायका ने इशारा किया कि वो वहाँ बैठा हुआ है। उन्होंने अपने साथ आए सैनिकों से कहा कि जाओ इस ऊँट के हाथ पे तोड़ दो। तब उस रामू रायका को बड़ा बुरा लगा और बीच बचाव करने लगा उस ऊँट को बचाने के लिए। आखिरकार उस ऊँट को बचाने के चक्कर में रामू रायका अपनी भी पसलियां तोड़वा बैठता है। ऊँट और रामू रायका दोनों की हड्डियां टूट जाती हैं। रामू रायका अपने घर पर प्लास्टर बंधवाकर खाट पर लेट जाता है और उधर एक ऊँट के अस्तबल में वो ऊँट पड़ा हुआ रहता है। अगले दिन जैसे ही महेंद्र के जाने का समय हुआ, महेंद्र तुरंत पहुंचा अपने अस्तबल में, जाकर आवाज़ लगाई रामू रायका को कि कहाँ हो, आज तुमने हमारे लिए ऊँट तैयार नहीं किया हमारा। तब जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तब महेंद्र पहुंच गया सीधा रामू रायका के घर पर। जाकर आवाज़ लगाई तो देखा कि रामू रायका बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी। उन्होंने रामू रायका से पूछा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। तब रामू रायका की पत्नी ने जवाब दिया कि आप अपनी रानियों से जाकर क्यों नहीं पूछते, वो आई थी और आप जिस ऊँट पर बैठकर जाते हो उस ऊँट की भी हड्डियां तोड़ दी आपकी रानियों ने, और उसी ऊँट को बचाते बचाते मेरे पति की पसलियां भी तोड़ दी आपकी रानियों ने। तब वो बड़े दुखी होता है महेंद्र और ये सोचता है
कि अब वो किस प्रकार से मूमल से मिलेगा। तब उसने बिस्तर पर पड़े हुए रामू रायका से पूछा कि क्या कोई एक ऐसा जोड़ा मिल जाएगा दूसरा जो उसे रातों रात लोदरवा पहुंचा दे, क्या कोई ऐसा जानवर अभी भी उसके उस अस्तबल में था। तब रामू रायका ने कहा कि अब वो ऊंट तो नहीं है, एक ऊंटनी का बच्चा जरूर है जिसे पश्चिमी रेगिस्तान में टोरडी कहा जाता है। टोरडी ये होता है ऊंट का बच्चा। तब उस रेवाड़ी ने कहा कि ऊंटनी तो नहीं है लेकिन टोरडी का बच्चा जरूर है, ये आपको उस ऊंट से भी जल्दी तेज गति से आपको ये पहुंचा देगा, लेकिन ये भी बच्चा है, इसको चाबुक की आदत नहीं है, इसलिए गलती से इसे चाबुक मत दिखा देना, वरना ये डर जाएगा, ये चमक जाएगा और अपना रास्ता भटक जाएगा, भूल जाएगा कि इसे किस दिशा में जाना है। तब महेंद्र ने, चूंकि जानने की जल्दी थी महेंद्र को लोदरवा, इसलिए महेंद्र ने तुरंत हाँ कर ली कि ठीक है, वो याद रखेगा कि वो उसे चाबुक नहीं दिखानी है। महेंद्र रवाना हुआ उस ऊँटनी के बच्चे को लेकर। बड़ी ही तेज गति से वो ऊँटनी का बच्चा दौड़ रहा था, लेकिन आज महेंद्र लेट हो गया था लोदरवा पहुंचने में और उसे बड़ी चिंता सताई जा रही थी कि पता नहीं अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो उधर मूमल कुछ गलत ना कर बैठे। इसीलिए बीच रास्ते में महेंद्र भूल गया और जल्दी जाने के चक्कर में उसने उस ऊँट के बच्चे को अपनी चाबुक दिखा देते हैं वो, और जैसे ही चाबुक देखी उस ऊँटनी के बच्चे ने तो कहते हैं कि इतना चमका कि अपना रास्ता ही भटक जाता है। रास्ता भटक गया और इस जैसलमेर वाले क्षेत्र को पार करके यहाँ बाड़मेर पहुंच जाता है। काफी दूरी तक चलता रहा ऊँटनी का बच्चा, और जिस स्पीड से वो चल रहा था उस हिसाब से तो अब तक लोदरवा आ जाना चाहिए था। महेंद्र का माथा ठनका और उसे लगा कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो गई है, वरना अब तक तो वो लोदरवा पहुंच चुका होता। तब काफी दूरी तक चलने के पश्चात, क्योंकि वो ऊँटनी का जो बच्चा था वो बड़ा बेकाबू हो गया था जिसे ही चाबुक उसने देखी थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से महेंद्र ने उस ऊँटनी के बच्चे को काबू में किया। काबू में करने के पश्चात बाड़मेर का एक गांव आया। वहां एक झोपड़ी के पास में ही उसने अपने उस ऊँटनी के बच्चे को रोका और आवाज़ लगाई कि मैं एक राहगीर हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, कृपया मुझे बताइए कि ये कौन सा स्थान है। तब उस झोपड़ी में से बाहर निकले युवक ने कहा ये तो बाड़मेर है। तब उन्होंने, महेंद्र ने तुरंत पूछा कि उसे लोदरवा जाना है, वो गलती से रास्ता भटक गया है, कृपया उसकी रास्ता बताने में उसकी मदद करें। तब रास्ता दिखाया उस झोपड़ी के व्यक्ति ने कि आप इस रास्ते से होकर चले जाइए, आप लोदरवा पहुंच जाएंगे। फिर वापस उस ऊँटनी के बच्चे को लेकर रवाना हुआ महेंद्र, और धीरे धीरे वो जैसे ही आगे बढ़ा तो अभी भी काफ़ी देर तक लोदरवा नहीं आया था। एक बार फिर कोई दूसरा गांव आया तो वहां पर रात्रि के समय कुछ लोग अलाव जलाकर बैठे हुए ताप रहे थे। महेंद्र ने अपनी ऊँटनी को रोका और उन तापते हुए सभी व्यक्तियों से पूछा ये कौन सा गांव है। तब उन व्यक्तियों ने बताया कि ये तो पूगल गांव है। अब महेंद्र को लगा कि ये तो आज तो बड़ा गजब हो गया, पहले अमरकोट से बाड़मेर पहुंच गया और बाड़मेर से पूगल पहुंच गया, अब उसे जाना तो लोदरवा था। तब उसने बड़ी अनुनय विनय की उन लोगों से और कहा कि आप मुझे क्या रास्ता बता सकते हैं, मुझे लोदरवा बड़ी जल्दी पहुंचना है। तब एक युवक ने खड़े होकर कहा कि आप यहाँ से इस प्रकार से रास्ता बताते हुए उसने कह दिया कि आप इस प्रकार से चले जाइएगा, आपको लोदरवा मिल जाएगा। लेकिन इस बार महेंद्र डर गया था कि अगर इस बार भी रास्ता भटक गया तो शायद वो लोदरवा ना पहुंच पाए, इसलिए उसने आनन फानन में उस व्यक्ति को ही अपनी ऊँटनी पर बिठा लिया, उस बच्चे पर बिठा लिया, और ये कहा कि जब तक उसकी जान पहचान वाली जगह नहीं आ जाती, जब तक उसे ये यकीन नहीं हो जाता कि लोदरवा आ गया है, तब तक वो उसी घोड़ी पर बैठा रहे और उसे रास्ता दिखाता रहे। इधर मूमल की मेड़ी में दिया जल रहा था। एक पहर दो पहर बीत चुके थे, लेकिन मूमल इंतजार करते हुए थकी नहीं थी।
और महेंद्र का इंतजार वो दोपहर से कर रही थी। काफी थक जाने के बाद अब धीरे धीरे मूमल की भी आंख लगने लगी थी। उस दिन उसकी बहन, मूमल की एक बहन हुआ करती थी छोटी, उस मूमल की उस बहन का नाम था सुमल। और ये सुमल उस दिन अपनी बहन मूमल के पास आई हुई थी, ये सोच कर कि आज महेंद्र नहीं आया है तो क्यों ना आज बड़ी बहन से मजाक कर लिया जाए, थोड़ी मस्ती कर ली जाए, थोड़ा खेल लिया जाए। उस दिन सुमल ने खेल खेल में महेंद्र का वेश धारण करके एक पुरुष की वेशभूषा उस दिन पहनी और दोनों बहनें इस प्रकार से एक खेल खेल रही थी, एक स्वांग कर रही थी। दोनों बहनें काफी समय तक खेलती रही, महेंद्र का इंतजार कर रही थी मूमल, लेकिन महेंद्र तो अब तक पहुंचा नहीं था। दोनों बहनें खेलते खेलते न जाने कब सो गई, पता ही नहीं चला। इस प्रकार से वो जो सुमल पुरुष वेश में कपड़े पहने हुई थी, अपनी बहन सुमल के पास ऐसे ही खेलते खेलते सो जाती है। और इधर आखिरकार महेंद्र पहुंच जाता है लोदरवा। जैसे ही लोदरवा पहुंचा, बड़ी तेज गति से वो मूमल की मेड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ा। सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात उसने आज दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया, क्योंकि वो आज बड़ी जल्दी में था, उसे पता था कि वो आज लेट हो चुका था। और जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो पाया कि कोई पुरुष मूमल के साथ सो रहा था। वो जानता नहीं था कि उस पुरुष वेश में उसकी छोटी बहन सुमल थी। और जैसे ही उसने पुरुष वेश में किसी व्यक्ति को सोते हुए देखा मूमल के साथ, उस दिन मानो उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो, जैसे किसी सांप ने उसे काट लिया हो। वो हक्का बक्का रह जाता है और ये सोचता है कि जिस मूमल के लिए वो इतने महीनों से इतनी परेशानियां झेलकर रोजाना वो उससे मिलने आता था, इस मूमल ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा कर दिया था। और बड़ा दुखी होकर दबे पांव महेंद्र वहाँ से निकला और अपनी ऊँटनी पर बैठकर वापस वो सीधा पहुँच गया अमरकोट। इधर अगले दिन सुबह होती है। मूमल को पता लगा, मूमल ने देखा कि उसकी आंख लग गई थी, जरूर महेंद्र आया तो होगा। उसने बाहर अपनी बाग में झांक कर देखा, वहाँ ऊँट के पैरों के निशान थे और उसे पता लग गया कि जरूर महेंद्र आया तो था। उसने अपने दास दासियों से पूछा, तब दास दासियों ने भी कहा कि हाँ वो आए तो थे, लेकिन बड़ी ही जल्दी में निकल गए, हमें कुछ पता नहीं लग पाया। तब मूमल को लगा, वो सारी स्थितियों को भांप लेती है और वो समझ जाती है कि शायद हो सकता है कि महेंद्र को कोई गलतफहमी हो गई हो। उधर महेंद्र वापस अपनी रियासत अमरकोट में पहुंच जाता है और वापस अपनी सातों रानियों के साथ सब कुछ भूलकर, उस धोखे को भूलकर अपना जीवन वापस सुचारू रूप से बिल्कुल पहले की तरह जीने लग जाता है। इधर मूमल को बड़ी चिंता हुई। मूमल ने खत लिखने का प्रयास किया, पत्र के माध्यम से पूछने का प्रयास किया महेंद्र से कि ऐसी क्या बात हो गई है कि वो अब उससे मिलने नहीं आता है। लेकिन वो खत महेंद्र के पास पहुंचते इसके पहले ही वो रानियां जो अब बिल्कुल अलर्ट थी, उन रानियों ने उसके अपने पति महेंद्र के पास कभी वो पत्र पहुंचने ही नहीं दिए और रास्ते में ही वो रानियां उसके पत्रों को फाड़ दिया करती थी। पत्र लिखती रही मूमल, समय बीतता रहा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल हो गया। पत्र लिखने के बड़े प्रयास किए और पत्र जो लिखकर वो भेजती, उन पत्रों को रास्ते में ही फाड़ दिया जाता था। महेंद्र के पास कभी कोई पत्र पहुंचने ही नहीं दिया उन रानियों ने। तब उसने सोचा मूमल ने कि यदि पत्रों से जवाब नहीं मिल रहा है तो वो किसी व्यक्ति को भेजकर ये पता लगवाएगी कि आखिर बात क्या है। लेकिन जितने व्यक्तियों को भी मूमल ने भेजा, उन सबको शहर के अंदर प्रवेश करने ही नहीं दिया महेंद्र की रानियों ने, क्योंकि वो बिल्कुल अलर्ट हो चुकी थी और उन्होंने सख्त आदेश दे रखा था कि यदि लोदरवा से कोई भी व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई महिला नजर आए तो उन्हें शहर में ना घुसने दिया जाए। इस प्रकार से मूमल के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। इधर मूमल सूख कर कांटा हो जाती है। जो मूमल कभी इतनी सुंदर थी, जिसके शीशे में देखने पर कांच टूट जाया करते थे, आज वही मूमल अपने
अपने आप को कभी दर्पण में देखने की इच्छा भी उसके अंदर नहीं बची थी और बिल्कुल महेंद्र की याद में वो दिनों दिन सूखती जा रही थी और सूख कर बिल्कुल एक सूखे वृक्ष की भांति हो गई थी, बिल्कुल मुरझा गई थी। इधर कहते हैं कि अब मूमल ने इतने दिनों के पश्चात जब सारे प्रयास विफल हो गए, जब सारे ढोलियों को बुलवाकर केलवा कर भेज दिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आखिरकार मूमल ने खुद तय किया कि वो स्वयं जाकर महेंद्र से मिलेगी और वो बात पूछेगी कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्या गलतफहमी उन्हें हो गई है, किस बात की उन्हें नाराजगी है। तब एड़ लगाई मूमल ने अपने ऊंट पर बैठकर और सीधा अमरकोट की सीमाओं पर जा पहुंची और वहां जाकर एक संदेशा भिजवाती है महेंद्र के पास कि लोदरवा की राजकुमारी मूमल आपसे अमरकोट की सीमाओं पर मिलना चाहती है, आप एक बार उससे मिल लें। वो कह रही हैं कि वो कोई कलंकनी नहीं है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाए गए हैं, उसका संबंध केवल महेंद्र से था और महेंद्र से ही रहेगा। इस प्रकार से वो संदेश भिजवाती है। तब महेंद्र को अब लगने लगा कि जब इतनी दूर से मूमल मुझसे मिलने आई है, हो सकता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई हो। तब महेंद्र ने ये यकीन कर लिया कि मुझे लगता है कि शायद मैं ही गलत था और मूमल सही थी। जब सारे गिले शिकवे उस संदेश के माध्यम से ढोलियों के द्वारा जब बिल्कुल सच सब कुछ सुना दिया गया महेंद्र को, तब सारे गिले शिकवे भूल कर आखिरकार महेंद्र मान जाता है और अपने ढोली से जाकर कहता है कि जाओ अपनी मूमल से कह देना कि महेंद्र अब बारात लेकर आ रहा है। इस प्रकार से ढोली रवाना हुआ, उस मूमल के पास पहुंचा दौड़ा दौड़ा और जाकर कहा कि राजकुमार को सब कुछ समझ में आ गया है और वो बारात लेकर आने के लिए तैयार है, उसने कहलवा कर भिजवाया है कि वो अब बारात लेकर आ रहा है। मूमल बड़ी खुश हुई। इधर महेंद्र ने अपनी सब रानियों से सारा सच जान लिया और जब सारी सच्चाई का उसे पता लगा तो आखिरकार महेंद्र रवाना हुआ अपनी बारात लेकर महेंद्र बड़ा लोदरवा की ओर। तब रास्ते में बारात जब पहुंची तब महेंद्र को लगा कि इतने बरसों तक मैं तड़पा हूँ तो क्यों ना एक छोटी सी मजाक मूमल से भी कर ली जाए। और उसने एक ढोली से कहलवा कर भेजा कि जाओ मूमल से मजाक में कह देना कि महेंद्र रास्ते में आ रहे थे बारात लेकर, वहीं जंगल में किसी सांप ने उन्हें डस लिया है और महेंद्र मर चुका है। वो देखना चाहता था कि ये बात सुनकर मूमल किस प्रकार की प्रतिक्रिया देगी। जैसे ही ढोली ने ये सारी बात जाकर ये मजाक किया मूमल से और जैसे ही मूमल ने सुना कि उसका महेंद्र मर गया है और ये खबर सुनते ही मूमल जो पहले से ही बड़ी कमज़ोर हो चुकी थी, जैसे ही उसने ये खबर सुनी मूमल के वहीं प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जब इस बात की सूचना कि मूमल के प्राण पखेरु उड़ गए हैं, ऐसे समय में उस ढोली ने आकर महेंद्र को तुरंत सूचना दी कि आपकी इस मजाक की वजह से मूमल के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। और जैसे ही महेंद्र ने सुना तो कहते हैं कि महेंद्र भी पागल हो जाता है और अपने रेगिस्तान के इन्हीं धोरों में मूमल मूमल करता हुआ मारा मारा फिरता है। फिर कभी महेंद्र अपनी रियासत अमरकोट में लौट कर नहीं गया और कहते हैं कि इन्हीं धोरों में वो अपनी पूरी जिंदगी मूमल मूमल करता रहा और मूमल मूमल करते हुए ही मर गया। इस प्रकार से जिस प्रेम कहानी की शुरुआत एक बड़े ही विचित्र ढंग से होती है, इस कहानी का अंत भी बड़ा इतना ही दुखों से भरा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं मूमल और महेंद्र की ये प्रेम कहानी आज भी बड़े चाव से अपने पश्चिमी राजस्थान में गाई जाती है। तो ये थी दोस्तों मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी। अगली क्लास में एक बार फिर एक नए रोचक प्रसंग के साथ मैं मिलूँगा आपसे। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान अतीत की एक झलक को। धन्यवाद।